नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। सभी वैदिक गणों को प्रणाम, नमस्कार। आयुष दर्पण के प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। वैद्य जी, आपको मैंने बना दिया है होस्ट। कौन सा श्लोक पढ़ना है बता दीजिए। 23 नंबर का। 23, बहुत बढ़िया। कोपस्तुन्मार्गगामिता लिंगानां दर्शनं स्वेषां स्वास्थ्यं रोगसंभवः स्वस्थानस्थस्य समता विकार संभवः समः। कोप स्तुन मार्गगामिता, यहाँ पर बताया है कि जो कुपित दोष जो हैं वो उन्मार्गगामित होते हैं। लिंगानाम दर्शनम स्वेशाम, लिंगानाम दर्शनम का अर्थ है कि उनके लिंग दर्शन यानी लक्षण दिखते हैं। स्वेशाम अस्वास्थ्यम रोग संभवः, और ऐसे में अस्वास्थ्यम व्यक्ति जो है वो अस्वस्थ फील करने लगता है। रोग संभवः यानी उसको रोग का अनुभव होने लगता है। स्वस्थानस्थस्य, यदि वो अपने स्थान में रहते हैं, अपने स्थान में स्थित रहते हैं। समता विकारा संभव समः, उस स्थिति में विकारों के समन की या फिर साम्य अवस्था की संभावना रहती है या रहती है। हम ये कह सकते हैं कि सम या फिर विकार रहित स्थिति में हैं। जी वैद्य जी, इस पे चर्चा कर। ये हो गया था 24। ये हो गया था, अगला पढ़ना है। हाँ। चय प्रकोप प्रशमा ग्रीष्मादिषु त्रिषु वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मणः शिशिरादिषु। चय प्रकोप प्रशमा, यहाँ पर चय प्रकोप और प्रशमन के हिसाब से वायु ग्रीष्मादिषु त्रिषु, वायु ग्रीष्म आदि तीनों ऋतुओं का परिचय दिया जा रहा है। वर्षादिषु तु पित्तस्य, यहाँ कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में पित्तस्य, पित्त का, श्लेष्मणः शिशिरादिषु, और श्लेष्मा का शिशिर ऋतु में ये चय एवं इस प्रकार से प्रशम बताया गया। तो ये इस पे चर्चा कर सकते हैं जी। इस पे अरुण दत्त जी बता रहे हैं कि वातस्य ग्रीष्मादिषु त्रिषु यथा संख्यम चय प्रकोप प्रशमा जायन्ते। मतलब ऐसा बता रहे हैं कि वात का ग्रीष्म आदि से हमें चय प्रकोप प्रशम समझना चाहिए। ग्रीष्म में वायुश्चय, ग्रीष्म ऋतु में वायु का चय होता है। वर्षाशु प्रकोप, वर्षा ऋतु में प्रकोप होता है। शरदि प्रशम, शरद ऋतु में प्रशम हो जाता है। एवं अग्रे अपि योज्यम, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं योजना क्या है। वर्षा ऋतु आदि, वर्षा आदि से हम लोग समझ सकते हैं। अत्रापि त्रिष्विति वर्तते, वर्षा शरद हेमंतेषु, वर्षा शरद मंतेषु त्रिषु पित्तस्य चय प्रकोप प्रशमा भवन्ति। वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, और हेमंत ऋतु में उसका प्रशम होता है। तथा शिशिरादिषु त्रिषु, शिशिर वसंत ग्रीष्मेषु चय श्लेष्मण चय प्रकोप प्रशमा भवन्ति। तो शिशिर ऋतु में इसका कफ का चय होता है, संचय होता है। वसंत ऋतु में प्रकोप होता है, और ग्रीष्म ऋतु में उसका प्रशम होता है।
इस पर हिमाद्री जी बोलते हैं कि चयादिनाम कालमा चय प्रकोप्रशमा वायु ग्रीष्म चय, वायु का ग्रीष्म में चय होता है, वर्षा में प्रकोप होता है, शरद में प्रशम होता है। वही चीज रिपीट किया है। पित्त का तो वर्षा में चय होता है, शरद में प्रकोप होता है, हेमंत में प्रशम होता है। श्लेष्मा का शिशिर में चय होता है, वसंत में प्रकोप होता है, ग्रीष्म में प्रशम होता है। अब आप लोग कुछ बताइए इसी पर। और आगे प्रश्न पूछा है, आपको बोलना है तो बोलिए, बाद में। इसके पहले वाले श्लोक का सर टीका सिर्फ मैंने नहीं सुना है, जो पहला 23 नंबर का श्लोक है उसकी टीका। कल हुआ था ना सब, संचय प्रकोप कल हुआ था वो। मुझे ऐसा लगता है मेरा मिस हो गया। आप नहीं थी कल, लेकिन हाँ, कल वो हुआ। मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम। तो आप कल सुन लीजिएगा, कल वाला में कल बहुत अच्छे से चर्चा हुआ था। रिकॉर्ड हुआ है ना सर, उसका मिलेगा ना लिंक? इस पे आयुष रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड है फेसबुक पे, आप देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब इस पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि ननु मरुतो ग्रीष्म चयो न युक्ता यस्मिन् तस्मिन् काले लघु वृक्षादि औषधो भवन्ति। मतलब ग्रीष्म में कैसे चय होता है वायु का, वहां तो लघु रहता है, वृक्ष रहता है। तो इस पे इन्होंने आंसर दिया है कि ग्रीष्म ऋतु में जो भी अन्न रहता है वो लघु रहता है और वृक्षता बहुत ज्यादा रहती है, उष्णता बहुत ज्यादा रहती है। तो वहां पर वायु का संचय, जो हमने पढ़ा ना, उष्ण गुण युक्त वृक्ष गुण, उष्ण और वृक्ष के वजह से वायु का संचय होने लगता है। तथा वर्षासु पित्त चयोन युक्त जलानाम औषधाम चामल पाकत्वात्। अब जो वर्षा ऋतु रहती है वहां जितने भी जल रहता है, औषधियां रहती है, वो उसमें पानी पानी बहुत रहता है, तो अम्ल पाक होने लगता है। औषधियों का पेट में जाके अम्ल पाक होता है और इसीलिए पित्त का चय होने लगता है। और वर्षा में वायु का प्रकोप होता है, पित्त का चय होता है। ऐसे ही तथा श्लेष्मना शिशिर चयो न युक्ता। श्लेष्मा का कैसे शिशिर में चय होता है, तो इसका बता रहे हैं कि औषधियां स्निग्ध होती हैं बहुत ज्यादा शिशिर ऋतु में, स्निग्ध आहार का सेवन करते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा चय होने लगता है। कालस्य शीतः, शिशिर ऋतु में काल जो रहता है वो शीतल रहता है, इसलिए शीतलता और स्निग्धता के कारण वहां पे कफ का चय होता है। इति कोपा एवं पन्ना, फिर कोप का टाइम आता है, फिर वो प्रकोपित हो जाते हैं। तस्मिन् पर्योगमा इदमा, इस तरह से इन्होंने बता दिया। अब आप लोग कुछ बोलिए इस पे। सर इसमें ऋतु की ऊष्मा और टेम्परेचर का भी है ना, क्योंकि वृक्ष और शीत गुण बताया ना, उष्ण और वृक्ष ये ज्यादा रहता है, स्नेहांश सब चला जाता है ग्रीष्म ऋतु में, तो इसीलिए उष्ण युक्त वृक्ष है, तो इसलिए चय होना शुरू हो जाता है। और वही ठंडी आती है वर्षा में, तो और हवा चलने लगती है, शीतलता मिलने से वो प्रकोप हो जाता है। थोड़ा किचन का आवाज सुनाइए ना प्लीज सब लोग। पित्त का चय प्रकोप का एक बार एक्सप्लेन कीजिए सर। पित्त का इसलिए चय होता है क्योंकि अभी जो पानी आता है, बारिश का पानी, वो बहुत ज्यादा द्रव गुण युक्त रहता है। औषधियों पे भी, वनस्पतियों पे भी, खाने के जो भी है गेहूं वगैरह, इनमें भी पानी पानी बहुत रहता है, तो इसीलिए वह अम्ल पाक बहुत ज्यादा करता है, इसलिए पित्त का चय होने लगता है बहुत ज्यादा। जब वो गर्मी आती है, जैसे शरद ऋतु में सूर्य की तेज किरणें आती है, तो वहां पे उष्णता को मिलते ही पित्त का प्रकोप हो जाता है, उष्णता तीक्ष्णता की वजह से। तो पित्त के सारे लक्षण, अम्ल पित्त या फिर अतिसार, ये सारे लक्षण आ जाते हैं। और जब जैसे ही ठंडी मिलती है हेमंत में, तो पित्त का प्रशम हो जाता है। अम्ल गुण जो है ये वैसे तो वायु के लिए भी मतलब उसको शांत करता है, लेकिन क्योंकि वायु का संचय हो चुका होता है इसलिए प्रकोप होता है शीत गुण मिलने से। नहीं, आप गड़बड़ा रही हैं। यहाँ पर अग्निमान्यता रहती है, वर्षा ऋतु में अग्निमान्यता रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा द्रव गुण युक्त औषधियां रहती है। मतलब आप कोई भी प्लांट भी लेके आएंगे, त्रिफला भी खाएंगे ना, तो अगर फ्रेश लेके आएंगे, आंवला, आंवला तो नहीं होता, दूसरे या कोई और वनस्पतियां लेके आएंगे, तो उसमें पानी का कंटेंट्स इतना रहता है कि वो पेट में जाके अग्निमान्यता करता है। इसलिए तो चातुर्मास करते हैं कि चातुर्मास में नॉनवेज नहीं खाना है, या महाराष्ट्र में करते हैं कि अग्नि रहता है। अभी अम्ल विपाकी रहता है, ये सब अम्ल विपाक होता है उनका, विपाक अम्ल होता है। ओके। हाँ। और दूसरा बात है कि आपने जो कहा कि वायु प्रकोपित हो रहा है, तो शीतल गुण युक्त वायु जो रहती है अभी बहने लगती है, बहुत ज्यादा शीतलता रहती है, तो जो वायु का संचय हुआ है
उष्ण रुक्ष के वजह से, वो तुरंत ही ठंडी मिलने से और हवा भी बहुत तेज चलती है, तो इसीलिए वायु प्रकोपित हो जाता है, जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं। कोई भी व्याधि होती है ना, तो पहले क्षय होता है, फिर बाद में प्रकोप होता है। तालिबान का 20 साल तक क्षय हुआ, अब वह जैसे अमेरिका गया तो उसका प्रकोप हो गया सब जगह, फिर कुछ दिन के बाद उसका प्रशम भी होगा। ऐसे अगर क्षय नहीं होगा तो प्रकोप कैसे होगा? क्षय होना जरूरी है। जी आगे बढ़े क्या, कि इस पे चर्चा करना है? 25 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? मोनिका जी आप पढ़ेंगी? जी सर। आप पहले पढ़िए, आपके पीछे पीछे हम सब लोग श्लोक बोलेंगे। जी सर। तो हाँ। इतना अच्छा तो नहीं आता है, तो कोशिश सब करते लोग हैं। अनम्यूट करिए, मैडम के पीछे पीछे सब बोलेंगे। सब बोले, हाँ स्टार्ट करें? जी चीयते लघु रुक्षाभि बोलिए सब लोग। औषधि भी समीरणः तद्विद तद्विद तद्विदे देहे कालस्य ओष्णान्न कुप्यति तद्विद तद्विदे देहे कालस्य औषध अन्न कुप्यति अद्भि अम्ल विपाका अभिरोषधीभिश्च तादृशम् पित्तं याति चयं कोपम न तु कालस्य शक्यतः चीयते स्निग्ध शीताभि उदकौषधीभिः कफः तुल्ये अपि काले देहे च स्कन्त्वान् प्रकुप्यति ऐसा लग रहा है जैसे मैडम पढ़ा रही हैं और हम सब स्कूल में बैठे हैं, A B C ऐसे पढ़ा रही हैं मैडम जी। इसका हिंदी पढ़ दीजिए। तय आदि का विशेष वर्णन। जी मोनिका मैम थैंक यू। जी मैम वेलकम। एक बार वैजी के साथ भी पढ़ते हैं। जी मैम। मैं पढ़ूं? चीयते लघु रुक्षाभि लघु रुक्षाभि औषधिभिः समीरणः तद्विदः तद्विदे देहे अलस्योषण्यान्न कुप्यति अद्भिरम्ल विपाकाभिः औषधिभिश्च तादृशम् पित्तं याति चयं कोपम् न तु कालस्य शक्यतः चीयते स्निग्ध शीताभिः। यहाँ भी के बाद विसर्ग है, शीताभिः है। उदकौषधभिः कफः तुल्येऽपि काले देहे स्कन्त्वान्न प्रकुप्यति मजा है ना पढ़ के साथ? बहुत अच्छा से।
जी, इसका मोनिका जी आप अर्थ पढ़ के समझाइए हमें थोड़ा। जी सर। चय आदि का विशेष वर्णन। ग्रीष्म ऋतु में लघु एवं रुक्ष गुणों वाली औषधियों के सेवन से लघु तथा रुक्ष गुण प्रधान शरीर में लघु एवं रुक्ष गुण वाले वात दोष का संचय तो हो जाता है, परंतु ग्रीष्म ऋतु की उष्णता के कारण वह वात दोष प्रकोपित नहीं होता। वर्षा ऋतु में जल तथा औषधियों का विपाक अम्ल होता है, अतः अम्ल विपाक वाले पित्त का संचय हो जाता है, किंतु वर्षा काल की शीतता के कारण वह कुपित नहीं होता। हेमंत ऋतु में स्निग्ध एवं शीतल जल और तथा औषधियों से स्निग्ध तथा शीत गुण वाले कफ का संचय तो हो जाता है, किंतु काल एवं शरीर के समान गुण वाला होने पर भी जमा हुआ कफ दोष प्रकोपित नहीं हो पाता। सर ये वो अभी आपने भी वहां से पढ़ के बताया था ना, ये सेम उसी का बताया है जी कि ग्रीष्म ऋतु में क्योंकि लघु और रुक्ष गुण वाली औषधियां होती हैं, लेकिन क्योंकि उस वक्त ग्रीष्म ऋतु होती है, मतलब एनवायरनमेंट जो होता है वो गर्म होता है, जिसकी वजह से वायु का प्रकोप नहीं हो पाता। और इसी तरह से वर्षा ऋतु में अम्ल विपाक तो होता है, लेकिन क्योंकि थोड़ा एनवायरनमेंट में ठंडक रहती है, उसकी वजह से पित्त कुपित नहीं हो पाता। ऐसे ही हेमंत ऋतु में क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा मौसम नहीं हुआ होता, तो स्निग्ध एवं शीतल जल औषधियां इसके कारण किंतु काल और शरीर के गुण वाला, क्योंकि शरीर के बराबर ही उसका गुण रहता है, इस वजह से कुपित नहीं हो पाता। उसके बाद जब शिशिर ऋतु में ज्यादा ठंड होती है, तो उस टाइम बसंत ऋतु में जाके तब वो जब उसको थोड़ी गर्मी मिलती है, तो वो कफ पिघल के कुपित होता है। वक्तव्य। इस प्रसंग में औषधि भी पद का प्रयोग आहार के अर्थ में हुआ है। आप देखें, नानौषधि भूतम जगति किंचित विद्यते। इस सुक्ति से संपूर्ण द्रव्य या पदार्थ औषधि हैं। यहाँ सुश्रुत की निम्न सुक्ति का भी अवश्य स्मरण कर लेना चाहिए। संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्तिम भेदम च यो वेत्ति दोषाणाम तब भवेद भिषक। अर्थात जो दोषों के संचय, प्रकोप और प्रसर काल व्यक्ति के भेदों, रोग व्यक्ति के भेदों पूर्व रूप को जानता है, वास्तव में वही चिकित्सक है। जी, इस पे हेमाद्री जी ने बहुत बढ़िया टीका बताया, बहुत अच्छा है। इन्होंने बोल रहे हैं कि काल नियम युक्ति महाचियत इति। हर समय प्रकृति में क्या रहता है कि काल का नियम रहता है, और उससे ही युक्ति से हमें समझना चाहिए कि चीय मतलब संचय कब हो रहा है। इति बता रहे हैं चीयते शब्द से। संस्कृत में पहला श्लोक जो है चीयते, यहाँ जो पहला श्लोक है चीयते लघु रुक्षा भी, तो चीयते को हमें समझना चाहिए कि काल का नियम क्या है। ग्रीष्म आहारस्य देहस्य च लघु रुक्षत्वे करोति। ग्रीष्म ऋतु में क्या रहता है कि जो आहार रहता है हमारा शरीर में, वो हम लोग जो भी खा रहे हैं ना, उसमें शरीर में लघुता आती है और रुक्षता आती है। ताभ्याम लघु रुक्षो वायुश्चियते। तो इसलिए लघु और रुक्ष आहार का सेवन करने की वजह से, और ऐसे भी प्रकृति में बहुत ज्यादा रुक्षता बढ़ जाती है, स्नेहांश की कमी हो जाती है ग्रीष्म की वजह से, तो वायु का चय होता है। न तो कुप्यति, उसमें कोप नहीं होता। उष्णन प्रतिबद्धत्वात्, उष्णता इतनी रहती है कि वायु का प्रकोप हो ही नहीं सकता। वायु का तो शीतल गुण है, वहां पे उष्णता इतनी रहती है बाह्य वातावरण में, प्रतिबद्ध रहता है कि वो रोक देता है, वायु का प्रकोप नहीं होता, केवल संचय होने लगता है। फिर क्योंकि लघु और रुक्ष आहार का सेवन हो रहा है, तो वायु संचित होने लगता है। लघुता और रुक्ष जो वायु के मॉलिक्यूल्स हैं, लघु है और रुक्ष है, वो सब संचय होने लगते हैं। फिर ऐसे बता रहे हैं कि वर्षा कालम आहारस्य आम्ल विपाकत्वम करोति तेनाम्ल विपाकम पित्तम चीयते न तो कुप्यति शीतेन प्रतिबद्धत्वात्। अब पित्त के बारे में बता रहे हैं कि वर्षा काल में आहार का अम्ल विपाक होने लगता है। जितना भी खाया पिया है ना, सब खट्टा बनने लगता है, एसिडिक विपाक होता है। तेनाम्ल विपाकम पित्तम चीयते, इसलिए अम्ल विपाकी सब आहार औषधि सब खाने से पित्त संचित होने लगता है। न तो कुप्यति, क्यों नहीं कुपित होता है? शीतेन प्रतिबद्धत्वात्, इतनी ठंडी रहती है कि पित्त का चय तो हो रहा है, लेकिन वहां ठंडी ने रोक के रखा है, पित्त को ब्रेक लगा के रखा है, तो इसलिए कुप्यति न कुप्यति ऐसा बताया। फिर इसके बाद में इसमें कफ के बारे में बता रहे हैं। शिशिर आहार देहस्य च स्निग्ध शीतत्वे करोति। शिशिर ऋतु में जो आहार रहता है वो बहुत ज्यादा स्निग्ध रहता है और ठंडा रहता है, खाने में भी ठंडा रहता है, ठंडी बहुत रहती है इसीलिए, और स्निग्धता युक्त रहता है,
मतलब उसमें जो भी वनस्पतियां रहती है ना उसमें स्निग्धांश बढ़ जाता है। ताभ्यम स्निग्ध शीतः कफश्चीयते, इसलिए स्निग्ध आहार जब हम लोग खाते हैं, हम लोग कितना भी ऐसे बोले लेकिन फल फ्रूट सब्जी जो भी आ रहा है उसमें स्निग्धांश बहुत रहता है और वो शीतल रहती है, इसलिए कफ का क्षय होता है। न तो कुप्यति शीतेन घृत वर्धनीय भूतत्वात्, जिस तरह से घी जमा रहता है, शीतेन घृत वर्धनी भूतत्वात्, जिस तरह घी जमा रहता है उसी तरह से शिशिर ऋतु में वह कफ है वो ये रहता है, क्षय की अवस्था में रहता है। जैसे ही वसंत में गर्मी आती है, सूर्य की किरणें तेज हो जाती है, वैसे ही कफ प्रकोपित होता है, पिघलने लगता है और प्रकोप की अवस्था में आता है। इसी को अरुण दत्त जी ने बोला है कि ग्रीष्म काले वातो लघु रुक्षा भी औषधि भी देह चादान काल। अब क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में आदान काल रहता है, तो आदान काल का स्वभाव है, उसके वजह से लघु और रुक्ष आहार रहता है, उसके वजह से वायु का संचय होने लगता है। तद विधो लघु रुक्षः समीरण इति समान गुणत्वात् पवनस्य कोपः प्राप्तः, इसलिए लघु रुक्ष लघु रुक्ष लघु रुक्ष ऐसा रहता है, तो वायु जो होता है समान गुण की वजह से वायु का ये होने संचय होने लगता है। और सनिषिध्यते कालोषण्यत्वाद इत्येन, अगर वहां पे ठंडी रहे ग्रीष्म ऋतु में तो वायु का प्रकोप होगा, लेकिन वहां पे गर्मी रहती है तो वो निषेध करता है। कालस्य औष्ण्यत्यात् इत्यनेन, काल ऐसा रहता है कि गर्म रहता है, इसलिए वहां पे वायु का संचय रहता है। नहीं तो लघु और रुक्ष गुण युक्त आहार का खाने से तो प्रकोप होना चाहिए, लेकिन वहां पे संचय होने लगता है। जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, शीतलता मिलती है वातावरण से, तो वो प्रकोपित हो जाता है वायु। एवं पित्तस्य वर्षासु कोपः, इसी तरह से पित्त का वर्षा में कोप होना चाहिए। पित्त इतना ज्यादा अम्ल विपाकी खा रहे हैं, लेकिन वहां ठंडी रहती है। न तो कालस्य शैत्यता, मतलब वहां पे इतनी ठंडी रहती है वातावरण में कि पित्त का प्रकोप न होके संचय होने लगता है, संचय हो के रुका ब्रेक लगा रहता है। इतने निषेध देते, इसलिए वो निषेध रुका हुआ रहता है। जैसे ही गर्मी मिलती है, अभी यहाँ पर बाह्य वातावरण का भी प्रभाव पड़ रहा है दोषों का प्रकोप होने के लिए, तो बाह्य वातावरण गर्मी जैसे ही मिलती है वहां पे, तो वैसे ही पित्त का प्रकोप शुरू हो जाता है। मैंने बताया ना कि जैसे तालिबान का संचय हुआ था, सारे जो विरोधी ताकतें थी वो अमेरिका के सब वहां पे संचित हुई थी। जैसे अमेरिका जाने लगा तो अफगानी सेना ने भी हथियार डाल दिए कि आओ, स्थानीय लोगों ने भी कह दिया कि आओ आप लोग आओ, तो वो पूरा तालिबान फैल गया। तो इसका मतलब पहले संचय हुआ था वहां पे, मतलब वहां पे लोगों के मन में था कि तालिबान का राज होना चाहिए। अमेरिका जाने के बाद ये लोकल अफगानी लोगों का होना चाहिए, ऐसा था जी। अभी इस पे कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। और इस वक्तव्य में कितना बढ़िया बताया कि जो दोषों का संचय, प्रकोप और प्रसर काल को, स्थान संशय को, रोग व्यक्ति के भेदों को, अब व्यक्ति भेद जब हो रहा है उसी टाइम पे पूर्व रूप और रूप समझ आता है। यह जो जानता है वही वास्तव में चिकित्सक रहता है। ट्रीटमेंट में अप्लाइड पार्ट सिखाइए ना सर। आपने उस दिन कहा था ना कि संचय प्रकोप में क्या होता है, तो यहाँ पर दो पहले के जो संचय प्रकोप प्रसर, इसमें दोषों का हमें सिम्टम दिखता है, और जब व्यक्ति भेद जब स्थान संशय भेद होते हैं तब पूर्व रूप और रूप दिखते हैं। ट्रीटमेंट में क्या दोषों का संचय हो रहा है, प्रकोप जब हो रहा है तो वर्षा ऋतु में हम वात की चिकित्सा करते हैं, शरद ऋतु में प्रकोप होता है तो पित्त की चिकित्सा करते हैं, वसंत ऋतु में कफ की चिकित्सा करते हैं, बस्ती विरेचन और वमन बताए ये वही चिकित्सा करते हैं। नहीं, जैसे जो स्थानिक ऋतुचर्या के हिसाब से बताया वो ऋतुचर्या के अलावा हम क्षय और इस कंडीशन में, प्रेशर की कंडीशन में क्या ऋतुचर्या में तो बताइए कि यहाँ पे वर्षा ऋतुचर्या का पालन कर रहे हैं तो लघु और सुपाच्य आहार का सेवन करना चाहिए वर्षा ऋतु में, क्योंकि अम्ल विपाकी सारी औषधियां ये सब रहती हैं, तो हमें बहुत ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना है। जैन धर्म तो इतना अच्छा है, चातुर्मास में ये लोग एक ही टाइम खाते हैं या हल्का खाते हैं, या और हिंदू धर्म में भी लोग नॉनवेज बंद कर देते हैं चातुर्मास में पूरा। डॉक्टर अंजना मैडम जी आप कुछ बताएंगी क्या? जी सर, नमस्कार सर। हाँ प्रणाम मैडम जी। सभी लोग को नमस्कार, सुप्रभात।
सर मैं यही बता रही थी कि जो अभी हम लोग 19, 20, 21 और ये वाला जो श्लोक अभी पढ़े हैं 25 और 26 वाला, सर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन इन्होंने बताया है। क्योंकि ये हम लोग व्याधि की जो प्रथम अवस्था अगर हम इसे माने, जो कि क्रियाकाल की बात चल रही थी, तो अगर अगर हम वहीं पर अपने जो संचित अवस्था हो रही है या दोषों को, जो दोषों का तो संचय होना ही है। तो देखिए ये एकदम आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो हम सावन का महीना, जो कि हम लोग काशी में रहते हैं, तो सावन के महीने की हम लोग बहुत ही मान्यता रखते हैं। तो यहाँ तक कि इस समय तो नॉन वेज की तो बात ही मतलब करिए, नॉन वेज तो कहते हैं ना लोग, अगर उसका नाम लेते तो पाप है। लहसुन प्याज वगैरह भी, उस तरह के तीक्ष्ण द्रव्यों को भी मना कर दिया जाता है कि लोग जनरली नहीं खाते, बहुत ही साथ में भोजन करते हैं। और अक्सर लोग यहाँ पे ऐसा भी करते हैं कि दिन भर व्रत ही रखते हैं, एक ही बार खाना खाते हैं। तो ये जो वर्षा ऋतु का जो हमने साफ साफ बात बता रहे हैं कि तो वर्षा ऋतु में जो बात तो कुपित होता ही होता है, लेकिन जो संचय की बात चल रही थी, तो वो संचय भी कितना अच्छा से बताया कि लघु और रुक्ष वाला जो भी खाना खाएंगे, लघु रुक्ष वाली औषधियों का जो सेवन करते रहेंगे लगातार, तो वो संचय करेगा। मतलब कि अगर हम उसमें थोड़ा सा स्निग्धता लेंगे और लघुता लेंगे, या हम खाने पर अपना बहुत ध्यान देंगे, तो उस तरह से हमारा जो दोषों का संचय हो रहा है, जनरली जो दिखाते हैं कि बात का संचय ग्रीष्म ऋतु में हो जाता है, प्रकोप वर्षा ऋतु में हो जाता है। तो अगर हम ग्रीष्म ऋतु में जो हमारे शास्त्र बता रहे थे, पहले हमने 19वें श्लोक में पढ़ा भी था, उष्णेन युक्त रुक्षाद्या, अर्थात जो उष्ण वीर्य से युक्त जो रुक्षादि गुण है, उससे वो वात दोष का संचय करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेट हो रहे हैं, और जो हमारे हम धार्मिक कहना चाहिए, जो हम लोग थोड़ा भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, सावन के महीने से जो हम अगर शुरू करते हैं, तो यहाँ हम लोगों ने एकदम पहले से ही जो है खाने का वो बदल दिया है, स्निग्ध और शीत वीर्य खाना, और बहुत लघु आहार, और वो सुपाच्य आहार। तो उस पे अगर हम चले जाएंगे तो संचय तभी भी बात का होना है, क्योंकि बात का संचय खाली हमारे भोजन पे नहीं होगा, वो पूरे के पूरे कहते ब्रह्मांड पर उसका असर आता है। लेकिन यह है कि वो सूक्ष्म रूप में होगा, और फिर उसका प्रकोप भी उतना ही सूक्ष्म रूप में होगा। और फिर वो जब वो ज्यादा कुपित नहीं होगा, तो वो दोषों की वृद्धि भी कम, दोष वृद्धि कम होने से जो है चिकित्सा या व्याधि का जो प्रतिरूप होगा, वो भी बहुत ही सूक्ष्म रूप में होगा, या उसको हम लोग बहुत अच्छे से कहना चाहिए चिकित्सा में वो आसान रहेगा। तो छोटी छोटी बातों में इन्होंने उष्णेन युक्त रुक्षाद्या बता के सीधे कह दिया कि बात को एकदम हल्का हल्का खाना खाइए, सुपाच्य खाना खाइए, तो बात दोष का संचय होता है। तो हमें यहाँ ग्रीष्म ऋतु से शुरू हो जाना है, हमें वर्षा ऋतु का इंतजार ही नहीं करना है, हमें ग्रीष्म ऋतु में बहुत कॉन्शियस रहना कि ग्रीष्म ऋतु में जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है, वैसे कहा जाता है कि नहीं भाई अब अग्नि जो है वो तीव्र, अग्नि तो ठीक है लेकिन खाना बहुत हल्का खाना है, क्योंकि वही खाना जो हम जाड़ों में खा के आते हैं, वो जाड़ों में हमारा क्योंकि अग्नि बहुत तीव्र रहती है, तो हम सारा खाना खा लेते हैं। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में आते आते अग्नि जो है वो जो है हमारे विसर्ग काल के उसमें आदान काल में अग्नि, अंदर की अग्नि थोड़ी कम हो जाती है कंपेरेटिवली। और वर्षा ऋतु आते आते तो क्योंकि वात जो है वात दोष प्रभावी हो जाता है, तो फिर अग्नि का विषमाग्नि की तरह हो जाती है, कभी बहुत अच्छी भूख लगती है, कभी भूख नहीं भी लगती है। तो इस तरह से वात की कुपितता होती है। और फिर उसके बाद जो है अगर हम अब इसके बाद की जो ऋतु आएगी, उस ऋतु में अगर हम देखते हैं वर्षा के बाद, अगर हम जो हमारा वो कहता है ग्रीष्म वर्षा शरद, तो वर्षा ऋतु में तो फिर धीरे धीरे फिर बताया है कि पित्त का प्रकोप होना ही होना है। तो हम मतलब अगर हम सूक्ष्म कल्पना करें, जैसे अनुरिता में बहुत अच्छे से हर बात को कंसंट्रेट करती है, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती है कि हर पॉइंट को वो बहुत कंसंट्रेट करती है। तो यहाँ इस सूत्रों से हमने यही देखा है कि हम संचित अवस्था में ही दोषों पे ध्यान दें, या जो हमारे पेशेंट आते हैं, जो उनका डाइट प्लान करते हैं या हम उनकी चिकित्सा भी करते हैं, तो यहाँ हमें पहले ही बता देना है कि भाई आपको अगर आपने इस तरह का सेवन पहले से लिया है, तो उसके बाद आपने जो है उष्णेन युक्त रुक्षाद्या वायो कुर्वन्ति संचयम शीतेन कोपम उष्णेन, जहां उसमें शीत गुण की अधिकता हुई, वहां पे वायु जो है वर्षा ऋतु में जो है कुपित होनी ही होनी है, क्योंकि बारिश होनी ही होनी है वर्षा ऋतु में। और जहाँ वर्षा ऋतु में थोड़ी भी शीतता आएगी, तो जो हमारा संचय था वात का, वो कुपित हो गया और हमारे वायु के प्रधान दोषों को उत्पन्न करेगा। जैसे पेन पेशेंट अक्सर आ रहा है, सभी के पास आ रहा है, ये बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, अंग दर्द हो रहा है, और उसके अलावा खाना भी नहीं पच रहा है, जीआईटी वाले प्रॉब्लम लेके पेशेंट आता है, वॉमिटिंग हो रही है, पॉटी ज्यादा हो रही है। तो अगर ये छोटे छोटे, मेरा मतलब बस इतना था कि छोटे छोटे सूक्ष्म रूप पे भी थोड़ा कंसंट्रेट होके, और हम अगर चिकित्सा सूत्रों पे ध्यान दें, तो हमारा संहिता पाठन जो है वो हम लोग को बहुत आगे तक ले जाएगा। मुझे तो ये कहना है कि भारत हमारा जो है वो कितना ग्रेट है कंट्री की, यहाँ पे 6 ऋतुएं हैं, और उसके हिसाब से ऋषि मुनि लोगों ने पूरा अभ्यास किया है कि ग्रीष्म ऋतु होती है, दोषों का जो फॉरेन में 4 सीजन ही होते हैं,
वो हमेशा ठंडी रहती है, और वहां दिन ही रहता है, ज्यादातर रात कम होती है। वहां तो कितना गड़बड़ होता होगा लोगों को एडजस्ट करने में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। सही बात है, इसीलिए उनका डाइट प्लान उनका उसमें कोई चेंज ही नहीं आता, वो एकदम समरसता रहता है। हम लोग जो है अनेकों ऋतुओं का आनंद लेते हुए जीवन यापन करते हैं, तो उससे जो है जीवन में एक जो है एक अलग तरह का एक रस रहता है, और उसके हर ऋतु के हिसाब से हम लोग जीवन जीते हैं। और आज जो इंडियन मुस्लिम लोग हैं या मुस्लिम कम्युनिटी है, वो भी आज कितना ग्रेटफुल ऐसे फील करिए कि हम भारत में रहते हैं, यहाँ स्त्रियों को सुरक्षा मिली है, स्वतंत्रता मिली है भारत में। यहाँ का संस्कृति है कितना अच्छा है ना यहाँ पर। नहीं तो वो तालिबान में तो वहाँ बाहर निकलना पे बैन है, ये है। भारत में कितना स्वतंत्रता है हर चीज का। अंजना मैडम, थैंक यू वेरी मच। अरविंद सर, मैं यूजुअली है ना, क्योंकि सर्व जैसे मैडम ने बोला कि हमने ग्रीष्म में ही शुरू कर देनी चाहिए चर्या, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। तो दो चीजों पे ज्यादातर प्रधानता मैं ये करती हूँ, डाइट प्लान भी हो या जो भी हम पूर्व रूप में बताते, या एक जनरल परिचर्या तो हम बताते ही हैं लेकिन नहीं सुनते हैं। तो एक कॉमन इसमें कि हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जाए। एक तो उनका अग्नि का विचार करके उनके प्रकृति और उनके हिसाब से उनको कोई द्रव्य है कि जो प्रधान पानी में चेंज करे, या फिर पाचन का जो भी है वो खाने में इन्वॉल्व करें। और दूसरा चीज में पादाभ्यंग, और जिन लोगों को वात का संप्राप्ति या पित्त का संप्राप्ति, तो उनको एक सर्वसाधारण अभ्यंग के तेलों का डिफरेंस कर देती हूँ। अगर पित्त का क्षय और उस कंडीशन में है तो चंदन बला लाक्षादि का पादाभ्यंग, और अभ्यंग में जो कुछ लोग बिलीव करते हैं कोकोनट ऑयल में, क्योंकि साउथ में चलता है वो, नहीं तो फिर चंदन बला लाक्षादि भी अच्छा है। अगर कफ का है तो मैं सरसों के तेल का यूज करने के लिए बोलती हूँ। पादाभ्यंग है या सर्वांगाभ्यंग जो करते हैं उनका, या जिनका ज्वाइंट का, हमको मालूम है कि अभी इनकी अवस्था प्रकोपित वात और जिसे बोलते कि अनुलोमन इनको रेगुलर लगने वाला है, लेकिन आगे चल के इनका कफ प्रकोप होना ही है या फिर वात प्रकोप होना ही है। तो उस हिसाब से फिर अगर वातिक है तो फिर उनको तिल तेल का अभ्यंग और तिल तेल का पादाभ्यंग, इस तरीके से कुछ चेंजेस कर देती हूँ मैं। और वैसे ही अनुपान में, खाने में, जैसे जीरा हिंग अजवाइन है, अगर कफ का प्रकोप और उसकी संचिति ना हो तो उसके लिए फिर सौंठ का या त्रियूषण का यूज करना, या पानी में चेंजेस करना। और अगर पित्त का क्षय और बाद में प्रकोप होने वाला है तो उस वक्त में मैं हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में वाड़ा मिलता है, तो उसका सिद्ध जल, या फिर उशीर का जो भी, हाँ उशीर का सिद्ध जल, ऐसे कुछ नॉमिनल चेंजेस से कर देती हूँ। और फिर रसायन फॉर्मेट में आंवला है, उसके बाद में मतलब जिसका जो इजीली फॉलो कर पाए डेली, और उनको ऑटोमेटिक, जैसे अभी मुझे अगर पाचन बढ़ाना है तो मैं आंवले को ही बोलती हूँ कि आप घर में सुखाइए, उस वक्त में सुपारी बनाते वक्त में अजमुदा हिंग और जो जीरा है उसका छिड़काव करके उसके साथ में ये करिए। तो ऐसे कुछ चीजें हैं कि जो मैं डेली इसमें चेंजेस कर देती हूँ, खास करके जो बीमार लोग हैं। नॉर्मल तो ऋतुचर्या हमने फॉलो करनी चाहिए, लेकिन जिनमें ऑलरेडी सारे त्रिदोष प्रकोप है उनको और ज्यादा केयर लेनी पड़ती है, तो एक मैं सजेस्ट करती हूँ। और कुछ अगर ऐसा हो तो मुझे बता दीजिए। मैम वर्षा ऋतु के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूंगी। जैसे वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप होता है और पित्त का संचय होता है। वायु के प्रकोप को रोकने के लिए हम इसकी उष्ण चीजों का प्रयोग करेंगे थोड़ा सा, जिससे कि वायु की शीतलता कम हो, तो वो उष्णता पित्त को एग्रीवेट करेगी। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है कि इतना उष्ण चीज खा रहे हैं, इतना उष्ण खा रहे हैं कि पित्त को एग्रीवेट करेगी। ऐसा औषधि में हमें इसका विचार करना पड़ेगा ना, कि हम उसको जो वायु के प्रकोप को कम करने के लिए उष्ण, तो इसीलिए तो वर्षा ऋतुचर्या पूरा देखेंगे तो उसमें ऐसा डिजाइन किया है कि बस्ती देना है, वो पूरा इस तरह से डिजाइन ही है, अभ्यंग करना है, वायु का शमन वाली है, पित्त को एग्रीवेट ना हो, इस तरह से चर्या बताया है। तो वर्षा ऋतु में जो पेशेंट आए उनका मेनली हमें ऐसा तो नहीं कि हम मिर्ची का चटनी बोल देंगे कि मिर्ची का चटनी खाओ कि पित्त भी बढ़ जाए और वायु भी बढ़ जाए, ऐसा तो नहीं बोलते। नहीं, अगर शुंठी का प्रयोग बताएं। अगर शुंठी तो अम्ल विपाकी है, सॉरी मधुर विपाकी है। शुंठी का प्रयोग करने से तो अग्नि मान्यता पे काम होता है। हाँ, वो वायु को भी शमन करता है और पित्त को भी शमन करता है। पित्त को भी शमन करेगा। और इसमें वस्तु का प्रयोग वर्षा ऋतु में हम अगर ज्यादा करें कि पेशेंट्स को सबसे पहले वायु का ही ट्रीटमेंट दें तो बेटर होगा। हाँ, इस टाइम वायु का प्रकोप, क्योंकि वायु ही प्रकोपित हुआ है।
वायु का अनुलोमन और वस्ती चिकित्सा अगर हम हाँ, चाहे एक डॉक्टर नवजोत मैडम को आप जानते हैं, उन्होंने अपने पिताजी को यमराज के उधर से निकाल के लाई। हाँ हाँ हाँ, बहुत डिफिकल्ट केस है बस्ती दे रही है। पार्किंसन में। डॉक्टर नवजोत मैडम, आप थोड़ा बताएंगी बस्ती का, आपके पिताजी को आप दे रही हैं तो डॉक्टर नवजोत कौर भी शायद मैम सुन रही है कि नहीं सुन रही है तो डॉक्टर नवजोत मैडम जी शायद मैम सुन नहीं रही हैं। डॉक्टर नवजोत मैडम जी, ठीक है, वो बाद में आएंगी शायद। आगे कुछ इस पे और कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मीनल मैडम की जो वो कंफ्यूजन था वो सही है, लेकिन मैडम हम लोग जो यहाँ स्टडी कर रहे हैं वो एक उस तरह से, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सूत्र स्थान, और सूत्र स्थान में आप देख रहे हो कि शास्त्र लक्षण की बात चल रही है, तो हमें वो अलार्म कर रहा है, शास्त्र अलार्म कर रहे हैं कि आपको जो अगर बात का तो कुपित हो रहा है, लेकिन पित्त का संचय होने से रोकिए, या बात कुपित ना हो इसके लिए आप ग्रीष्म ऋतु से ही रेडी हो जाइए। पहले तो हमें ये सारी चीजें वो एक करना चाहिए, हमें सूत्र रूप में बता रहे हैं कि हमारे जो ब्रेन की सेल्स हैं वो एकदम जो है उसको एसिमुलेट कर ले, कि जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा कुपित ही ना हो, तो हम अगर हम ग्रीष्म ऋतु में चलेंगे तो वर्षा ऋतु को हम बात वाला प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो बात का शमन करना ना पड़े या हमें इतनी तीक्ष्ण दवा देना ना पड़े। लेकिन अगर बात आती भी है, जैसे आपने कहा कि हमें किसी को पेन हो ही रहा है और हमको दवा देना है, तो मैडम का बहुत अच्छा भी एग्जाम्पल था कि हम चंदन वाला लाक्षादी तेल को अगर हम पादाभ्यंग करें, है ना मैडम, तो उससे Okay, निद्रा भी बहुत अच्छी आएगी, उससे थोड़ा सा पेन भी कम होगा, पेशेंट का वात का भी शमन होगा और पित्त भी कुपित नहीं होगा। तो इसी तरह की युक्ति पूर्वक चिकित्सा अगर हम लोग कर सकते हैं उनके साथ में, तो इफेक्ट तो मिलना है। और आप तो बहुत अच्छे से सब कर रहे हो, तो आप तो बहुत अच्छा युक्ति बनाते हो और आपका बहुत अच्छा वो रहता है पेशेंट का ट्रीटमेंट। तो मुझे लगता है कि हमें मतलब बेसिक्स पे बहुत ही कंसंट्रेट होना पड़ेगा, कि अगर पेशेंट को हम जैसे अब लगातार आप ट्रीटमेंट में चल रहे हो, या पेशेंट जो आपके अपने पेशेंट है उनको अगर हम एक हैबिट बना दें कि भाई देखो आपने इस बार ग्रीष्म ऋतु में ये गलती की थी, लेकिन अगली बार अगर आप इस तरह की डाइट प्लान करोगे तो शायद ये प्रॉब्लम जी, तो ऐसा हो सकता है। जैसे मैम थोड़ा आंवले का मुरब्बा अगर दे दिया तो आंवला हाँ। पित्त शमन भी करेगा और मधुर और रसात्मक होने की वजह से वात को हाँ, भी ये नहीं होने हाँ देगा। करेगा। उधर चंदन वाला लाक्षादी तेल का वो करा दिया, ज्यादा हाँ, कहीं पेन हो रहा है तो फिर उसके हिसाब से आपने थोड़ा सा मेडिसिन बना दिया। तो युक्ति पूर्वक चिकित्सा करना है, लेकिन ये आपकी बात एकदम सही है कि हमको बात का भी शमन करना है और पृथ्वी को भी संचय होने से रोकना है, तभी हम लोग श्रेष्ठ चिकित्सक बन पाए आयुर्वेद के सिद्धांत से। yes, थैंक यू। डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी, आपका तबीयत कैसा है अभी? डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी, आप सुन पा रही हैं क्या? शायद नहीं सुन पा रही हैं। ठीक है, तो 28 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? 28 नंबर का श्लोक आप पढ़ेंगे क्या अंजना मैडम जी? डॉक्टर अंजना मैडम जी? जी सर, मैं पढ़ रही हूँ सर। हाँ। इति काल सहाओ एवं आहारा दिवसात पुनः चया दीन यान्ति सद्यो अपि दोषा काले अपि वानत। अर्थात यह सब काल ऋतु का स्वभाव है, अर्थात इसी उसका प्रभाव है। यह आहार विहार के प्रभाव से तत्काल या असमय में भी वात आदि दोषों का संचय, प्रकोप अथवा प्रशमन हो जाता है, और कभी उक्त कालों में वात आदि दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशमन नहीं भी होता है। वक्तव्य: इन विषयों का विस्तृत वर्णन सुश्रुत सूत्र अध्याय 6 संपूर्ण में देखें। तब तक आप सुश्रुत निकालिए, तब तक मैं टीका बताता हूँ इसका। ठीक है सर, ठीक। हाँ, इसमें बता रहे हैं कि इति शब्द पूर्वोक्तः, इति शब्द मतलब पहले कहा है, अयम वायुपादि चय आदि, वायु आदि का चय होता है, काल स्वभाव, ये काल के हिसाब से, मतलब जैसा सीजन में चेंज होते हैं, काल जैसा होता है, आदान काल विसर्ग होता है, और जो ऋतुओं का रहता है उसके स्वभाव से यह वायु आदि का चय आदि होता है, चय प्रकोप प्रशम होता है। आहार आदि वशात मतलब आहार के ही इस पे ये सारा डिपेंडेंट रहता है। अन्न पान सामर्थ्य, जो अन्न और पीने वाली चीजें हैं उसके सामर्थ्य से होता है। पुनः दोषाः स्वद्यो अपि तत्क्षणादेव कालम अनपेक्षे, इसीलिए जो भी अन्न पान हम लोग करते हैं ना, उसका दोषों का ये रहता है कि संचय हो रहा है, प्रकोप हो रहा है, प्रशम हो रहा है।
चयादिन चय प्रकोप प्रशम यान्ति। चय शब्द से बोला है कि चय होता है, प्रकोप होता है, प्रशम होता है। तस्मादेव चाहरादि वशात, मतलब आहार के आदि से ही, आहार अन्न पान औषध इसके वशात, इनसे ही डिपेंडेंट रहता है। तथा सम चयादि काले अपिवा दोषन न तो चयादिन यान्ति। उन्हीं का काल वगैरह जो है वो भी आहार और काल इनका महत्व ज्यादा रहता है, इसीलिए दोष जो रहते हैं चय आदि को प्राप्त होते हैं। तस्मात काला आहार आदि नाम प्राधान्य मिलता है, इसलिए काल को महत्व दिया है और आहार को महत्व दिया है। 28 नंबर का श्लोक है, इसमें देखिए इस श्लोक में क्या बताया, इति काल स्वभाव अयम आहारादि वशात पुनः। काल का स्वभाव है आहार के डिपेंडेंट ये रहता है। फिर बता रहे हैं कि आहारादि इत्यादि शब्द रसादि वाजीकरण वमन विरेचन आदि गृहन्ते। अब आहार आदि हम जब लेते हैं और उसके बाद आहार आदि, आदि का मतलब बता रहे हैं कि रसायन, वाजीकरण, वमन, विरेचन इन पे भी डिपेंडेंट रहता है। हम अगर रसायन का सेवन कर रहे हैं तो हमारा ये सब का प्रभाव नहीं पड़ेगा उतना ज्यादा बॉडी पे, मतलब ज्यादा डिफॉर्मिटी या ज्यादा डिफेक्ट नहीं होगा। वाजीकरण ले रहे हैं, वमन विरेचन ले रहे हैं, तो हमारा सब वमन विरेचन और बस्ती वगैरह जब ले रहे हैं तो शरीर पे उसका दुष्परिणाम नहीं दिखेगा। मात्री जी बोलते हैं कि काला दाहारादिनाम बलवत माह इत्यादि, मतलब काल और आहार पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। काल मतलब जो बाह्य वातावरण में जो हो रहा है चेंजेस, और आहार में भी चेंजेस हो रहे हैं, उसी के वजह से संचय प्रकोप प्रशम होता है। आदि शब्द विहारो देशश्च, आदि शब्द से विहार, हमें देश भी देखना चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर में रहने वाला जो है उसका वहां ठंडी है, जो राजस्थान में रेगिस्तान है वहां पे अलग है, महाराष्ट्र में तो अलग है, साउथ में तो अलग है। देश आदि का भी विचार करना चाहिए। तद्योपि स्वकालम विना अपि यान्ति, मतलब अपना अपना जो काल रहता है उससे ये होता है। स्वकाले अपि न यान्ति, मतलब काल, जो काल है और देश है ये सबसे डिपेंडेंट रहता है ये सब। इसलिए किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। काल का थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। काल का बता दिया ना, वर्षा ऋतु, उसमें ये वायु का प्रकोप होता है ऋतु के हिसाब से। काल मतलब ऋतु, विसर्ग नहीं, काल का उन्होंने जो शुरुआत हो कर्म जाता और है। इसके बारे में बोला है ना, जो पंचकर्म और ये उसका अप्लाइड पार्ट। तो विसर्ग काल का शुरुआत हो रहा है और उसके बाद में बल बढ़ने लगता है बॉडी में, और फिर वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप है, तो हमें बल बढ़ रहा है तो हमें उस हिसाब से ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। काल का स्वभाव है, इसलिए संचय प्रकोप प्रशम इस तरह से होता है, ये इन्होंने बताया। और आहार विहार का भी इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे। ये सब विचार करके हमें चिकित्सक को सब समझना है। आप कुछ बताइए अनुरिता मैडम, आज आप कुछ बोल ही नहीं रही है। जिनके यहाँ पे बहुत आवाजें आती है, फिर डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए नहीं बोलती। अंजना मैम ही कुछ अगर टीका में कुछ बताना है तो देखिए, क्योंकि काल और इसका सच में बहुत ज्यादा महत्व रहता है ट्रीटमेंट के वक्त में। और आपने जैसे बताया अभी सुबह जो एक केस किसी ने बताया कि वो घृत पान खिला रही है और उसके बाद में, तो मैं जब तक घृत की सम्यक सिद्ध के लक्षण नहीं दिखते हैं तब तक मुद्गयूष, पोषण जल या फिर अगर लेना भी है कुछ तो सूंठ या अदरक या इससे सिद्ध किए बगैर तो बोलती नहीं। और वो भी खिचड़ी के पहले मैं बोलती हूँ कि सूजी का कुछ भी चीज है वो पहले पच जाए, उसके बाद में दलिया पच जाए, फिर उसके बाद में जो डाइट लेना है, तब तक आपका यही कर्म रहना चाहिए, क्योंकि वो तब तक हमको घृत पान के वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं या हमको जो चाहिए अवस्था। हाँ मैम, मेरा ही क्वेश्चन था वो इस बारे में कि बेसिकली होता यही है कि पेशेंट पूरे 7 डेज पहले आहार पालन करता है, तभी उसका घृतपान का प्रॉपर रिजल्ट आता है और तभी वमन विरेचन प्रॉपर हो पाता है। और अगर उसने वहां पे कोई डिस्टर्बेंस किया तो फिर वमन और विरेचन में प्रॉब्लम आती है। बराबर बराबर मैम, अगर सारे दोष कोष्ठगत नहीं होते हैं, शाखा से कोष्ठ में नहीं आते, तो अगर आपने मतलब एक तो पहले पेशेंट तैयार नहीं होता है, और अगर शुद्धि किया है तो संपूर्ण शुद्धि होनी चाहिए जिससे उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। आपने सुना ना, किसी ने रक्त मोक्षण किया तो साल भर पेन नहीं हुआ, किसी ने वमन और विरेचन किया तो उसको बस्ती किया तो उसको, तो ये सारा जिसे बोलते हैं अपुनर्भव चिकित्सा के अंदर भी आता है शुद्धि, और संप्राप्ति भंग करने के लिए शोधन चिकित्सा, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी आता है। तो उस वक्त में हमने बहुत दक्ष रह के बस आपने दे दिया कैजुअली सामने वाले को 7 दिन के बाद में घी खा के आओ,
इससे कुछ फायदा नहीं होता है। उसका मेन जो है वो अभ्यंतर स्नेहपान भी होना चाहिए, वो पचना चाहिए, और पचन करने के बाद में जो है हमारी शुद्धि बहुत अच्छी मिलती है हमको। तो संसर्जन क्रम का बहुत ज्यादा ये है, इम्पोर्टेंस है इसमें। और अनुरिता मैडम, आप जब यहाँ एलोपैथिक डॉक्टर्स के सामने कुछ रिजल्ट देती हैं तो आप उनको हाँ। समझा पाती हैं क्या कि हम आयुर्वेद के हिसाब से अग्नि मानते हैं, दोष दुष्ट मानते हैं? तो ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब तक, और दूसरा क्या, मेरा बताने का तरीका, मैं थ्योरेटिकल पहले बताती नहीं हूँ, सीधा सामने रिपोर्ट रखती हूँ। और रिपोर्ट रखती हूँ तो जैसे अभी सिंपल, हमको तकलीफ कहाँ होती है कि जब उनके प्रिंसिपल्स हमारे प्रिंसिपल्स एकदम कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। जैसे हम जो भी मूत्राघात या मूत्रकुक्षित हम पानी देने पे और मूत्रकुक्षता दूर करने पे, और उनका रहता है कि पानी बंद करके प्रोटीन बंद करके, तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी ये है। हम जब 7 दिन में 10 दिन में क्रियाट और इसमें डिफरेंस लाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर कम कराते हैं, तो जब वो पूछते तो उसके बाद में हमको बताना पड़ता है दिस इज आयुर्वेद एंड आयुर्वेद सेज दैट एंड यू हैव टू फॉलो इट जस्ट लाइक यू फॉलो द प्रिंसिपल्स। क्या आप कहीं बोलते हैं क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ जाता है? नो, वॉट एवर इज सेड बाय न्यूटन यू फॉलो इट ना, जस्ट फॉलो व्हाट आयुर्वेदा सेज एंड डोंट इंटरमिंगल, बिकॉज वी डोंट इंटरमिंगल इनटू एनी होम्योपैथी। सिंपल ये वे में। और दूसरा क्या है सर, अभी कोविड केस में बहुत अच्छा हो गया, लेकिन कोई इस पे बात नहीं करता है और कोई इसको रखता नहीं है कि देयर वर सो मेनी ट्रायल्स की जो एंटीवायरल ड्रग्स ने लोगों को मारा, लोग डरते हैं कि कोरोना से लोग गए, लेकिन इसके ऊपर मेरा बहुत बड़ा स्टडी है और 1.5-2 साल से मैं सामने रख रही हूँ, क्योंकि मैंने ट्रीट किया है कोविड में, वार्ड में जाके, आईसीयूज में जाके, जहांगीर वगैरह के। तो मुझे मालूम है कि पेशेंट कोविड से नहीं मरा है, उसके जो भी पूरा सर्व धात्वाग्नि मानदेय छोड़िए, मंदता के बाद में वहां पे कोट, और कोट के बाद में वहां पे पूरी तरह से मज्जागत दृष्टि, लेकिन ये सामने वाला वहां इंस्टेंट तो बोलते थे पनीर खिलाओ और ये हाँ, खिलाओ वो सब खिलाओ। खाओ, सब खाओ सर, पनीर नहीं, सब खाओ। और हम हैं, और कि कितने लोगों को सर, मैंने परसों एक पेशेंट कैंसर की एकदम एकदम ऐसी अवस्था सर जिसमें सब जगह पे मेटास्टेसिस है, बस पेशेंट का 39 एज है, वेट है, अब 33 शायद, या 33, वो मेरे पास में है सर। मैं पहले दिन कभी ट्रीटमेंट नहीं शुरू करती हूँ, मेरे काउंसलिंग का उन्होंने दे दिया, कंसल्टिंग का दे दिया, उसके बाद में उनको पूरा लाइन ऑफ एक्शन बताती हूँ कि क्या होगा, क्या चेंज करना है, आपको अभ्यंतर चिकित्सा कितनी लेनी है, आपको मानव चिकित्सा कितनी लेनी है, आपको खुद के, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप 6 महीना 10 महीना अगर ये पथ्य नहीं कर सकते, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, व्हाई टू वेस्ट योर मनी। वो सोचने के लिए 4 दिन लगाए सर, क्योंकि उनको बोला जाता है आप मांसल रस लीजिए, आप ये करिए, आप इसका चिकन का सूप, आपका मटन का सूप, सर उसका अग्नि इतना मंद है कि उसकी केमो रेडियोथेरेपी ने उसको खड़े रहने लायक भी नहीं रखा है, और उसको जो भी है, मतलब बहुत उल्टा ये रहता है। तो आपको जो भी है बहुत समझ के ये करके करना पड़ता है। अभी मैं जहाँ पे बैठती हूँ सर, वो बेरियाटिक सर्जरी के बहुत बड़े दिग्गज हैं, महाराष्ट्र नहीं, दिल्ली में भी नाम है, और मैं जो हूँ वो स्थौल्य की चिकित्सा अलग डॉक्टर शशांक शाह, रूबी हॉल नहीं, के। धोरे पाटिल सर वो बेरियाटिक हाँ। केस के ये है ना, हेड है हाँ। ना वहाँ पे दिल्ली में। तो बहुत अलग काउंटर, लेकिन मतलब बोलते हैं ना कि शुरुआत में आपको नमन करके, हाँ आप ग्रेट है, आप ग्रेट है, रिजल्ट देने के बाद में हमने तो कुछ किया नहीं, आयुर्वेद ने किया। तो ऐसे बस ये है कि उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है आयुर्वेद को, आपको कमांड करना पड़ता है तब मिल जाता है। आज रूबी जहांगीर सारे हिरमठ सर से लेके सारे लोग जानते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस, मतलब दे आर मनी ओरिएंटेड एंड मोर ओरिएंटेड की अपना सर्जिकल का हैंड कैसे दिखाएं। लेकिन सर्जरी के बाद आप में इतना पेशेंट छोड़ मेहनत दिया करते जाता है। हैं आयुर्वेद से, तो आपको हर कंसल्टेशन पे 5,000 रुपए तो लेना चाहिए, जब आप इतना अच्छा करते हैं। सर उनका दिल, उतना दिल आप इतना बस बड़ा 100 नहीं रुपए होता है। लेके बस शांत हो जाती है। 100 नहीं, आप बोलिए अपना वैल्यू बढ़ाइए, 5,000 रुपए लीजिए। सर एक्चुअली अगर मैं ऐसे सेटअप में काम करके अगर मैंने प्रूव नहीं किया, तो आयुर्वेद को सिर्फ एक पैरेलल लाइन या नेचुरल, कुछ तो भी अल्टरनेटिव मेडिसिन बोला जाएगा। मेरा तो मकसद सिर्फ एक ही है सर, मेन लाइन या फिर मेन स्ट्रीम में आयुर्वेद इज अ साइंस, जो फॉरेन में नहीं मानते। अभी आप बात कर रहे थे ना सर, ग्रीनलैंड और नॉर्थ पोल की कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे 6 महीना रात और 6 महीना दिन रहता है। अगर मेरे पास में कोई इंटरनेशनल पेशेंट आता है, उसको हेतु जब हम बोलते हैं सर, उनका टॉर्टोला और बेकरी प्रोडक्ट बंद नहीं होता है, तब तक आपको रिजल्ट ही नहीं मिलते। और वंस दे गेट द रिजल्ट, मैं उनका रिटर्न वे में लिख लेती हूँ सर, रिटर्न वे में कि यस व्हाट यू हैव रिसीव्ड प्लीज गिव मी इनटू राइटिंग, एंड व्हेनेवर यू गो आउट ऑफ इनटू योर कंट्री जस्ट कन्वे व्हाट इंडियन साइंस हैज सेड, दैट इज ग्रेट। इतना तो मैं मेरा फीस कितना दे रहे कितना नहीं वो तो छोड़िए सर, लेकिन आयुर्वेद को बाहर बहुत डिसरिस्पेक्ट है। और जो लोग हमारे आयुर्वेद के काम कर रहे हैं सर, वो अंडर बैनर ऑफ योगा एंड नेचुरोथेरेपी काम करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है सर। मैं अगर बाहर जाऊंगी तो आयुर्वेद को आयुर्वेद साइंस करके लेके जाऊंगी, और आप आयुर्वेद कंसल्टेंट करके हमको रिस्पेक्ट दीजिए। बस आपका ब्लेसिंग रहे सर। बहुत बढ़िया आपने बताया।
डॉक्टर अंजना मैडम जी हैं क्या? अंजना मैडम जी को जैसे बुला रही है वंदना पाठक मैडम जी। जी मैडम बताइए। मैम वो आपको कुछ काम के ऊपर बोलना है विस्तृत से। टाइम है मैडम, टाइम है तो बता देती हूँ। हाँ एक बता मिनट, दीजिए ना, 10 टाइम है मिनट। 10 मिनट। हाँ तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि जो सुश्रु संहिता में बताया गया है, वो सुश्रु संहिता में जो 6 ऋतुएं बताई गई हैं, वो वर्षा, शरद, हेमंत और बसंत, ग्रीष्म और प्रावण, इस तरह से 6 ऋतुएं बताई गई। तो अगर हम उसको अपने महीनों के हिसाब से या प्रैक्टिकली देखते हैं, तो वर्षा ऋतु का जो वर्णन बताया उन्होंने भादो और आश्विन, ये जो अभी अगला महीना आने वाला है, भादो और अश्विन माना है। और जो प्रावण ऋतु मानी गई है वो ग्रीष्म ऋतु, जो वो आषाढ़ और श्रावण मानी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आषाढ़ ऋतु से, जो हम लोग भारतीय संस्कृति में मानते हैं आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, वही चार ऋतुओं को उन्होंने सुश्रुत में भी माना है कि ये दो जो है वर्षा ऋतु के पहले के जो 2 महीने का काल है वो प्रावण ऋतु है, और उसके बाद जो है ये वर्षा ऋतु है। और वर्षा ऋतु की महत्ता जो है हमारे चरक ने भी बोला है कि उन्होंने भी जो शुरुआत की है वो वर्षा ऋतु से ही की। और इन्होंने यहाँ पे ये बता दिया है कि वर्षा ऋतु में जो है वो जो हम शोधन चिकित्सा तभी करते हैं जब वो संचय से दोष आगे बढ़ते हैं। अगर दोष संचय अवस्था में ही होंगे तो हमें संशमन चिकित्सा करना है, और अगर दोष जो है प्रकोपावस्था में आ जाएंगे तो फिर हमें संशोधन चिकित्सा करना है। और वर्षादि को संशोधन के अधिकार में जब संचय हो चुका है तभी बताया गया है कि इसका संशोधन करना है। और एक बहुत अच्छी बात बताइए कि वर्षा ऋतु में जो औषधियां होती हैं वो तरुण होती हैं, अल्पवीर्य होती हैं, जल भी बहुत अच्छा नहीं होता है, और पृथ्वी में भी कीचड़ होती है, आकाश भी जो है मेघ से आच्छादित होते हैं, और भूमि के जल से गीला होने के कारण जो औषधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं, और जो प्राणी जो हम लोग खाते हैं उनका भी जो मतलब क्लीन देह बताया है, जल से भीगा हुआ शरीर के कारण अग्नि जो होती है वो शीत वायु से विष्ठंबित हो जाती है, और वह औषधियां उनमें विदाह पैदा करती हैं, और ये विदाह से पित्त संचित हो जाता है। और ये संचित पित्त शरद ऋतु में जब मेघ आकाश में विरल हो जाते हैं, या जब आकाश में मेघ कम हो जाते हैं, बादल कम हो जाते हैं, तब ये जो है वो कीचड़ की तरह सूखता है। और जब सूर्य की किरणों से ये क्या होता है, प्रवलित होता है अर्थात विलय होता है इसका, तो फिर पैतृक व्याधियों को उत्पन्न करता है। तो बहुत अच्छा से उन्होंने पूरा बताया कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग जो है सब में जलीय गुण प्रधान है, जो सर अभी बता ही रहते हैं, चाहे वो हमारा अपना बॉडी में भी जलीय तत्व की अधिकता है, और पूरे जो है ब्रह्मांड में भी जलीय तत्व की अधिकता है। जब हम ज्यादा जल ग्रहण करते हैं तो हमारी अग्नि मंद हो जाती है, और जब हमारी अग्नि मंद हो जाती है तो उस अग्नि मंद होने से जिस तरह का हम शीत वायु से वो अग्नि विष्टंबित हो रही है, और वो शीत वायु से अग्नि विष्टंबित होकर विदाह पैदा कर रही है, और वो विदाह से पित्त का संचय हो रहा है। तो और वो संचय जो है वो ये संचय होकर शरद ऋतु में जब हमें वो मिलेगी, जब उसकी सूरज की अग्नि मिलेगी, तो वो फिर वो है पूरे की तो पूरी तरह से विलय होगा इसका पित्त का, और वो फिर पित्त जो है वो व्याधियों को उत्पन्न करेगा। तो इस तरह से इन्होंने छोटी छोटी के बारे में बहुत अच्छा बताया है। इन्होंने ये भी बताया कि सूर्य पर जो किरणों के मंद हो जाने से, ये अतिशीत वायु के शरीर में लगने से, और प्राणियों के अविदग्ध दोष, इसलिए शीतलता तथा गौरव आदि उपलब्ध से श्लेष्मा का संचय पैदा होता है। फिर वो आगे की ऋतुओं की बात कर रहे हैं कि हेमंत ऋतु में क्या होता है। हेमंत ऋतु में बता रहे हैं कि जो जल प्रशांत होता है, जल एकदम शांत हो जाता है, औषधियां और जल दोनों स्निग्ध हो जाते हैं, गुरु हो जाते हैं। फिर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो धीरे मंद मंद किरणें होती हैं उसमें हेमंत ऋतु में वो पड़ती हैं, तो उससे क्या होता है, प्राणियों का जो अविदग्ध दोष, स्नेह, शीतलता, गौरवता, उपलेप से श्लेष्मा का संचय होता है। और फिर ये जो श्लेष्मा होती है वो बसंत ऋतु में जो है वो फिर विलय होती है उसका, और फिर वो जो है कुपित होती है। तो बहुत अच्छा वर्णन बताया है इन्होंने छोटी छोटी चीजों का। और यहाँ पे पित्त का संचय के बारे में एक बार और बताया कि पित्त का संचय जो है वो वर्षा ऋतु में होता है, और उसलिए इन ऋतुओं के मध्य में जो औषधियां हैं वो गेहूं, चना, चावल जो है वो अल्पवीर्य वाली हो जाती है। ये अल्पवीर्य वाली इसलिए हो जाती है कि इनमें क्या होता है, गेहूं, चना, चावल में जल जो होता है वो सूक्ष्म मात्रा में प्रविष्ट हो जाता है, और वो मृदु हो जाते हैं, और इनकी शक्तियां कम पड़ जाती हैं, और ये फूलकर अंकुर निकलने वाली हो जाती हैं। इसलिए प्राचीन काल होते हुए भी यहाँ इनको तरुण कहा गया है। और मतलब उनका मतलब ये था कि जो हमारे पास पुरान अन्न हम सेवन करते हैं, लेकिन वो पुरान अन्न भी वो नवीन की तरह हो जाता है, क्योंकि उसमें जलीय अंश की अधिकता हो जाती है। यद पिंडे तत्व अंडे वाले सिद्धांत को माना है इन्होंने। और उस प्रकार जो है इस तरह का जो हम लोग खाना खाते हैं, तो जैसे
हमने बताया कि वो पित्त का संचय शायद आवाज चला गया मैडम का। सर तो इसका मतलब हमको चय अवस्था में शमन चिकित्सा ही करनी चाहिए। हाँ और जो प्रकोपित दोष है हाँ। उनका शुद्ध ही करना चाहिए, बराबर ना? हाँ बराबर। हाँ थैंक यू अंजना मैडम, थैंक यू। अब ये है कि कितना दोष प्रकोपित हुआ है, इतना दोष प्रकोपित हुआ है कि संशोधन की जरूरत है तो संशोधन की, ये तो सभी को हाँ, पकड़ उसकी- पकड़ के बस्ती देना चाहिए, नहीं सर। हाँ। जबरदस्ती पकड़ पकड़ के आओ बस्ती दो। करने के लिए भी तो पंचकर्म करवाते ही है ना। ये वसंत ऋतु में जो लोग युवा हैं, जो लोग व्यायाम करते हैं, उनको जरूरत नहीं रहती। छह अवस्था में शमन ही करना चाहिए। और जब वो जो मंथ है जिसके अंदर प्रकोप होता है उसी में स्वस्थ व्यक्ति को भी करा ही सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी आप वंदना पाठक मैडम जी, आप बस्ती दे रही हैं पेशेंट लोगों को? अभी तो स्थिर हुई हूँ ना मैं। अच्छा आप स्थिर हो गए हैं। 3 दिन पहले ही तो स्थिर हुई हूँ। हाँ अब स्थिर हुई हूँ तो अब शुरू होएगा सब। सब अच्छा हो जाएगा आपका तो। जी 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 तो जी आखिरी श्लोक है एक है जो मैंने पढ़ा ही नहीं आज का श्लोक, तो मैं आपने इसको पढ़ा ही नहीं आज? जी तो मैं 2 ही मिनट है, 2 ही मिनट बाकी है। तो बस उसको पढ़ देते हैं, व्याख्या कल हो जाएगी। हाँ ठीक हाँ है। पढ़ दीजिए पढ़ हाँ दीजिए। आप नहीं पढ़ी तो आज कैसा तो लग रहा है। पता ना मोनिका मैम के पढ़िए ना। व्याप्नोति सहसा देहे मापाद तल मस्तकम निवृत्तते तु कोपितो मलोअल्पाल्पम जलौघवत्। दोषों की व्याप्ति एवं निवृत्ति, कुपित हुआ दोष पैरों से लेकर चोटी तक अर्थात संपूर्ण शरीर में सहसा एकाएक फैल जाता है, परंतु जब वह शांत होता है तो धीरे धीरे पानी के बहाव की भांति वास्तव में ये स्थिति वातज विकारों की होती है, अन्य की नहीं। जी जैसे अभी गंगा नदी का बाढ़ आया था, प्रकोप हो गया था पूरा, और जब से ऐसे पानी बह रहा है धीरे धीरे वो शांत हो रहा है सब। जी जी तो वैसे अभी हम लोग 8 बजे एंड करते हैं और कल इस पे और अच्छे से पढ़ लेंगे। जी आपको थैंक यू अंजना मैम, अनुरिता मैम, डिटेल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। नमस्कार सभी लोग को, सुप्रभात, Good day. सबका दिन शुभ हो। सुप्रभात, सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम।